हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एन के एस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय टीजीटी पीजीटी की डेट भी आने वाली है जल्दी, और कहा जाए कि जीआईसी और एलटी ग्रेड वाली भी जगह आने वाली है। हो सकता है कि 20 से 25 के बीच में विज्ञापन आ जाए। तो मेरा मानना यही है कि जो लोग टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं अब युद्ध स्तर से लग जाएं, कभी भी एग्जाम की घोषणा हो सकती है, समय नज़दीक है। तो आज हम टीजीटी पीजीटी के विषय में विधिवत चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि विगत वर्ष में कैसे प्रश्न बने थे और कैसे प्रश्न बनने की संभावना है। अभी आप लोगों को हम उसी टाइप के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के विषय में विधिवत जानकारी दे दें आपको। देखो, टीजीटी और पीजीटी ये लगभग सिलेबस एक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 60 आएंगे, यहाँ 60 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन 125 आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आएंगे। और एलटी और जीआईसी का वो अलग है पैटर्न। तो आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के विषय में चर्चा करेंगे कि वास्तव में कैसे प्रश्न बन रहे हैं और कैसे प्रश्न बनने की संभावना भी है। जैसे कि प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन काल में, क्वेश्चन था कि प्राचीन काल में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन यहां होंगे। देखो ऑप्शन क्या होगा। अब यहां पर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, और सी आंसर है हाथी गुफा अभिलेख, और डी आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और ये निश्चित है कि पूछा भी जा रहा बहुत, तो क्या आप लगाएंगे नहरों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। तो याद रखना कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है और भीतरी अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख है, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों याद रखना कि इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि रुद्रदामन का अगर पूछा जाए तो हम पहले सब चीज क्लियर कर दें आपको कि रुद्रदामन का अगर पूछा जाए तो सुदर्शन झील को लगा के आएंगे। किसका? सुदर्शन झील। ठीक। अब चूंकि यहां पर नहरों की बात आएगी, भीतरी अभिलेख से क्या होगा, हूणों का आक्रमण की बात होगी। हूणों का आक्रमण हुआ था। हाथी गुफा अभिलेख, इसी में सबसे पहले नहरों का उल्लेख हुआ था। नहरों का उल्लेख हुआ, यही आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर सुदर्शन झील का पूछा जाता तब ये चीज याद रखना कि जूनागढ़ अभिलेख, अब सुदर्शन झील है कहां। ये सुदर्शन झील थी मित्रों, याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सुदर्शन झील में 4 राजाओं का योगदान था। एक था चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा अशोक था, और तीसरा कौन था। देखो ध्यान देना, अशोक था, फिर रुद्रदामन था, और चौथा कौन था, स्कंदगुप्त।
ये 4 शासकों की बात है कि 4 शासकों ने ये सुदर्शन झील का निर्माण में योगदान दिया, लेकिन बनवाया किसने था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसका निर्माण हुआ था। और पुष्पगुप्त था। कौन था? तो पुष्पगुप्त था। पुरगुप्त न लगा देना, पुष्पगुप्त, ठीक है। इसके कौन था ये? तो राजपाल था, इसी ने बनाया था। शासनकाल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल इसका था, ठीक है। इसके बाद अशोक के शासनकाल में तुषाफ इसने कार्य किया था। और स्कंदगुप्त के समय सुविशाख ने कार्य किया। और रुद्रदामन के समय नहीं, सॉरी, इसके समय नहीं, एक चीज याद रखना, गड़बड़ा जाएगा भी। इसके समय नहीं, सुविशाख यहां पर आएगा। सुविशाख कहाँ आएगा? तो यहां पर सुविशाख, ठीक। और इसके समय चक्रपालित था। कौन था? चक्रपालित। अब ये बताओ, जब हम पूरे बेस पर हम चले जाएंगे, क्वेश्चन कहां से गलत होगा? चाहे जैसे पूछा जाए। ये सिर्फ पीजीटी के लिए नहीं है मित्रों, ये हो सकता है कि पीसीएस की अभी परीक्षा होने वाली है, ये वहां भी क्वेश्चन रखा जा सकता है, ठीक है। चाहे ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया। तो देखो, दोनों को हमने बता दिया। टीजीटी पीजीटी के लिए तो हिट क्वेश्चन है ही। अब देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और हाथी गुफा में सबसे पहले उल्लेख हुआ नेहरू का, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा एक युद्ध हुआ जिसके बाद वह राजा बना? ठीक। अब ऑप्शन यहां ए है, किससे किससे हुआ? बिम्बिसार, अजातशत्रु, 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 घनानंद, और इसके बाद है प्रसेनजित। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन एक युद्ध हुआ जिसके बाद राजा बना? तो बिम्बिसार के समय हुआ कि अजातशत्रु के कि घनानंद के कि प्रसेनजित? तो मित्रों याद रखना, घनानंद के समय हुआ था। किसके समय? घनानंद। तो घनानंद ये नंद वंश का शासक था। किस वंश का था? नंद वंश का। अब मित्रों, इसके विषय में जरा हम थोड़ी जानकारी दे दें कि चाणक्य, इन्हें विश्वगुप्त भी कहते थे, इन्हें कौटिल्य भी कहते थे। तो मित्रों, हुआ क्या, एक बार घनानंद ने चाणक्य को अपने दरबार में बुलाया था। और जब दरबार में बुलाया और इसके बाद उसने इसका अपमान किया। यानी कि ये, जब यहाँ पर कौन बैठता था? तो राजा बैठता था।
जस्ट बगल में यहाँ कौन होता था? तो पुरोहित होता था। लेकिन मित्रों हुआ क्या कि राजा यहाँ पर घनानंद था और पुरोहित ये थे, तो यहाँ पर जो पुरोहित की जगह थी, यहाँ पर एक शूद्र को बैठा दिया। और जैसे ये एंट्री करते हैं, कौन? जैसे एंट्री कौन करता है? चाणक्य एंट्री करता है। तो ये तो महापुरोहित थे, और जब महापुरोहित ने देखा कि मेरी जगह पर कोई एक शूद्र को बैठा दिया गया है, जब जैसे पहुंचता है तो सब लोग खड़े होकर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। और यहां तक वो इस वजह से कर रहे थे कि ये कुछ बोले कि हम इसको मरवा दें। और मित्रों यही हुआ कि अगर बुद्धिजीवी व्यक्ति ना होता तो हो सकता है कि उसी जगह चाणक्य मारा जाता, लेकिन बुद्धिजीवी व्यक्ति ने समझ लिया कि मेरे प्रति ये जरूर कोई षड्यंत्र है। उसी समय जो कौटिल्य चाणक्य थे, ये अपने धीरज से बाहर निकल जाते हैं, फिर बैक हो जाते हैं। ठीक, बैक हो जाते हैं और जाकर रास्ते में ये सोच रहे थे कि कैसे हम इस अपमान का बदला लें। और मित्रों हुआ यही कि सोचते हुए जा रहे थे, एक अबोध बालक जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये राजकीलम खेल खेल रहा था। और जैसे नजर पड़ती है कौटिल्य की, चाणक्य की, ये उस बालक को बुलाते हैं और पूछते हैं तुम्हारा मालिक कौन है? तब वो बताता है कि मेरे मालिक फला फला है। तो वो उनसे मिलता है और बोला कि ये बालक 1000 का सपड़ का मिलेगा। तो चाणक्य ने तुरंत 1000 का सपड़ का सौदा तय कर लिया, चूंकि उनने ये देखा कि इस बालक के अंदर वो सारे गुण विद्यमान है जो एक राजा के अंदर होने चाहिए। क्योंकि चाणक्य एक महापुरोहित थे, और एक महापुरोहित को समझने में कितना टाइम लगेगा। उनने तुरंत उस बालक को लिया, और कहा जाता है कि यही सीएम को लेकर कहाँ गए थे? तो तक्षशिला गए थे। मित्रों कहाँ गए थे? तो तक्षशिला। तो देखो एक चीज याद रखना, तक्षशिला ये प्राचीन विश्वविद्यालय था। कौन सा? तो प्राचीन विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो कौन सा है? तो तक्षशिला है। इसके बाद कौन आता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आता है। कौन सा आता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आता है। इसके बाद पूछा जाए तो विक्रमशिला आता है। कौन आता है? तो विक्रमशिला, विक्रमशिला। और इसके बाद पूछा जाए, देखो विक्रमशिला और फिर सोमपुर। कौन सा? सोमपुर विश्वविद्यालय आता है। तो देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार, कि सोमपुर विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये पहाड़पुर में है, बिहार में है, पहाड़पुर में। और ये विक्रमशिला कहाँ है? तो भागलपुर में है। ये कहाँ है? तो भागलपुर में है। नालंदा कहाँ है? तो ये पटना में है। तक्षशिला कहाँ है? आज प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अफगानिस्तान में। मित्रों उस समय ये भारत का हिस्सा होता था। तो 4 विश्वविद्यालय। और मित्रों याद रखना कि ये पीएसएस में भी क्वेश्चन आ सकता है, इस वजह से हम व्याख्या सहित आप लोगों को बता दें। जो लोग टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं वही लोग पीएसएस की भी परीक्षा देते हैं, तो इस वजह से ये आप लोग देख के जाएं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त किसको मारा था? तो घनानंद को मारा था। ठीक है, ये चीज याद रखना, घनानंद को मारकर और ये राजा बना था। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। 4 विश्वविद्यालय जरूर ये रट के जाना। ठीक है, सबसे प्राचीन है तक्षशिला, दूसरा नालंदा है, तीसरा विक्रमशिला, चौथा सोमपुर। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आप लोग अगर पढ़ के जाएंगे तो फिर कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कि बिंदुसार के दरबार में क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में ध्यान देना इस जगह, बिंदुसार के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था।
विदेशी यात्री आया था। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब कौन कौन है यहाँ पर। अब देखो ध्यान देना, मेगास्थनीज है, बी आंसर डाइमेकस है, सी आंसर टालमी है, डी आंसर मनुची है। अब इसमें अगर पूछा जाए कौन यात्री आया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना कि डाइमेकस आया था। कौन आया था? डाइमेकस। और किसका दूत था? डायोनिसिस का था। डायो डायोनोसिस का डायोनिसिस का ये राजा था और इसी का दूत था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, तो कई बार पूछा गया है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी याद रखना। अब एक क्वेश्चन और ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है कि दिल्ली का कौन सुल्तान था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? लौह की नीति मंगोलों के विरुद्ध अपनाई थी। अब देखो यहां ऑप्शन दे रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और बलबन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो मंगोल अपना आतंक ढाए हुए थे और एक सुल्तान था जिसने रक्त और लौ की नीति अपनाई मंगोलों के विरुद्ध। अब कौन है इसमें? क्या अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या गयासुद्दीन तुगलक ने, या बलबन ने? तो मित्रों याद रखना कि ये रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। और अलाउद्दीन ने कौन सी? रक्त और तलवार की नीति। रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। ठीक, इसके बाद एमबीटिक पूछा जाए तो रक्त पिपासु की नीति, रक्त पिपासु की नीति अपनाई थी। किनके विरुद्ध अपनाई है? तो मित्रों याद रखना ये सब मंगोलों के विरुद्ध अपना रहे हैं। ठीक है, और बलबन ने जो रक्त लौ की नीति, ठीक है, रक्त और लौ की नीति, ठीक है, लौ की नीति। तो ये चीज आप लोग याद रखना। ये तीन क्वेश्चन जो है इस तरीके के पूछे गए। कई बार ये पूछा जा रहा है कि रक्त तलवार की नीति किसने अपनाई मंगोलों के विरुद्ध, तो तुरंत लगा के अलाउद्दीन आओ। रक्त पिपासु की नीति किसने अपनाई थी मंगोलों के विरुद्ध, तो एमबीटी को लगा के मोहम्मद। और रक्त लौह की नीति, तो ये बलबन को लगा गए। बलबन का बेटा था मोहम्मद। याद रखना कि जो मोहम्मद बेटा था ये मारा जाता है और बलबन का सबसे प्रिय बेटा ये था। जब ये मंगोलों का दमन करते हुए मारा जाता है तभी इसने ये नीति अपनाई थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन, दिल्ली का आदर्श सुल्तान, दिल्ली का आदर्श सुल्तान बर्नी ने किसे
कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब यहां पर ध्यान देना कि अलाउद्दीन खिलजी है कि इल्तुतमिश है कि एमबीटी है कि फिरोज शाह तुगलक है। तो आदर्श सुल्तान याद रखना, और किसके अनुसार? बर्नी के अनुसार। देखो ध्यान देना, बर्नी के अनुसार आदर्श सुल्तान कौन है? तो याद रखना, बर्नी के अनुसार आदर्श सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है। और याद रखना कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था चालू की थी। क्या किया था? तो बाजार व्यवस्था। देखो बाजार व्यवस्था भी चालू की इसने, नगद वेतन देना भी प्रारंभ किया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुए थे? मंगोल सर्वाधिक आक्रमण इसी के समय हुए थे। ठीक, तो ये चीज याद रखना। एकता प्रथा बिल्कुल समाप्त कर दिया इसने। इल्तुतमिश को, ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। क्या था ये? वास्तविक संस्थापक था। एमबीटी को क्या कहेंगे? एमबीटी पहला ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में, चाहे होली हो, है ना, दीपावली हो, इन त्योहारों में भाग लिया। पहला ऐसा सुल्तान जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। और कहा जाए दिल्ली का सबसे विद्वान यही व्यक्ति था। इसी वजह से इसे पागल बादशाह भी कहा गया है। एलिफिस्टन ने इसे कहा जाए पागल बादशाह भी कहा था, है। और फिरोज शाह तुगलक ये दिल्ली का आदर्श सुल्तान किस वजह से? कि इसने दासों के प्रति भी उदारता पूर्ण व्यवहार अपनाया था। दासों को सेना में भर्ती भी किया था। दासों को वेतन भी दिया गया। सर्वाधिक दासों की संख्या किसके समय थी? तो फिरोज शाह तुगलक के समय थी। तो वास्तव में इसने कई ऐसे कार्य किए, बर्नी इससे प्रभावित होकर इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और फिरोज शाह तुगलक के समय लोक निर्माण विभाग की नींव भी पड़ी थी, है ना। पहली बार सिंचाई कर किसने लिया? फिरोज शाह तुगलक ने लिया। सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसके समय हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक। वो जो सिंचाई कर लेता था वो नहरों के निर्माण भी तो करवाया। आज नहरों का जाल अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत काल में किसके समय था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय था। तो ये चीजें सब फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, और कहा जाए कि फिरोज शाह तुगलक जब बैठा गद्दी पर तो 24 कर समाप्त किए थे। कितने कर समाप्त किए? तो 24 करों को इसने समाप्त भी कर दिया। तो बहुत अच्छा शासक था। इसी वजह से बर्नी ने इसे आदर्श सुल्तान कहा था। अब अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि विजयनगर का कौन सा राजा था जिसने अष्ट दिग्गज की नियुक्ति की? अब यहां पर ऑप्शन है ए में, यहां पर ए दिया है हरिहर प्रथम दिया है। कौन दिया है? तो हरिहर प्रथम दिया है। हरिहर प्रथम दिया है। बी में बुक्का प्रथम दिया है। और सी में देवराय प्रथम दिया है। और डी में कृष्णदेव राय दिया है। तो मित्रों कौन सा होगा इसमें? अष्ट दिग्गज। तो याद रखना कि अष्ट दिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के समय थे। किसके समय थे? कृष्णदेव राय के समय। और इसी के समय दो पुर्तगाली यात्री आए थे। यानी कि दो पुर्तगाली कौन कौन आए थे? देखो ये भी याद रखना, और कई बार पूछा भी गया है।
दो पुर्तगाली यात्री आए थे। कौन कौन आया था? बरबोशा आया और पायस आया था। तो मित्रों ये आए और कहा कि वास्तव में जो कृष्णदेवराय का शासनकाल है, ऐसा शासनकाल मैंने अपनी आंखों से और जगह नहीं देखा। और कहा जाए कि वास्तव में ये जो शासक था उदारवादी और एक सख्तशाली शासक था जो जनता के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करता था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना और कई बार पूछा भी गया है। तो कृष्णदेवराय का, अब हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, ये जो दोनों थे विजयनगर के संस्थापक थे। विजयनगर के संस्थापक थे ये। ठीक है, और देवराय के समय निकोलो कॉन्टी आया था। कौन आया था? तो निकोलो कॉन्टी किसके समय आया? तो ये चीज याद रखना। तो ये क्वेश्चन आपका है। और एक चीज याद रखना, हो सकता है ये पीसस में भी प्रश्न आए। विजयनगर से कम पीसस में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि विजयनगर में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसमें किसने भाग नहीं लिया था? अब ऑप्शन दिया है अहमदनगर, बी दिया है बीजापुर, सी दिया है बरार, डी दिया है गोलकुंडा। किसने भाग नहीं लिया? तो याद रखना बरार ने भाग नहीं लिया। पहल किसने की थी? पहल इसी ने की थी। और इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। और मेरा मानना है कि जो भी प्रश्न होंगे, जितने भी होंगे, यहीं पर हम सब प्रश्न रटा देंगे। आपके इतिहास में तो मेरा चैलेंज है कि आप लोगों प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। बस जुड़े रहिए मेरे साथ। और जो लोग सोशल साइंस वाले हैं उनके 60 क्वेश्चन आने हैं। और पिछले बार मेरे 60 में अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर लोगों ने, किसी ने 50 किया, किसी ने 51 भी किया। तो ऐसे प्रश्न हुए हैं, ये जान लीजिए। और मिले भी मेरे नोट्स से प्रश्न, बिल्कुल सेम डिटो मिले हैं। तो इतिहास यानी कि आपका गलत नहीं होगा। और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के मेरे अगले टीचर, दूसरे टीचर और हैं, वो भी अच्छे टीचर हैं। जब आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में जुड़िए और टेस्ट सीरीज जो भी लेना चाहते हैं तो वो लोग इस नंबर पर जरूर संपर्क करें 9696612888। ये मेरी ऑफलाइन क्लास भी होगी, यहाँ पर नंबर दिया है। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में पुनः फिर।